हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे पार्टनरशिप एक्ट से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी फर्म के विघटन के टॉपिक को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको पार्टनरशिप एक्ट के या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के हिंदी में पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। तो पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन नंबर 39 से लेके 44 तक फर्म के डिसोल्यूशन से संबंधित हमें प्रोविजंस मिलते हैं। सेक्शन 39 हमें ये बताता है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है, कि फर्म के सभी भागीदारों के बीच में साझेदारी की समाप्ति को ही फर्म का विघटन कहते हैं। देखो, आमतौर पर होता क्या है कि फर्म की जो समाप्ति होती है या जो पार्टनरशिप की समाप्ति होती है उसको एक जैसा माना जाता है, लेकिन लॉ की नज़र में दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। फर्म का जो विघटन होता है, जो इसका डिसोल्यूशन होता है, वो उस समय होता है जब फर्म के जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके रिलेशन, उनके संबंध एक दूसरे से ख़त्म हो जाते हैं और जो फर्म का जो बिजनेस होता है या जो भी व्यापार फर्म कर रही है वो तुरंत बंद हो जाता है। तो सेक्शन 39 हमें फर्म को समाप्त करने के या उसके विघटन के तरीके नहीं बताता, सिर्फ हमें ये बताता है कि फर्म का विघटन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सेक्शन 39 हमें सिर्फ इसके मीनिंग के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हमें सेक्शन 39 से लेके और 44 तक समझना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनरशिप का में जो भी रिलेशन होता है पार्टनर्स का, उन सब की रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एंड हो जाती है जब फर्म का विघटन होता है। ठीक, और जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म में, उन सभी के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और उसका डिसोल्यूशन ही फर्म का डिसोल्यूशन जो है वो कहलाता है। अब यहाँ पे हम वो तरीके देखेंगे जिससे कोई भी फर्म समाप्त हो जाती है या उसका विघटन हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 40 से लेके 44 तक फर्म के विघटन के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम किसी भी फर्म को समाप्त किया जा सकता है या उसका विघटन किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है करार द्वारा विघटन, यानी कि बाय एग्रीमेंट। तो कोई भी फर्म है, उस फर्म का अगर विघटन करना है तो सेक्शन 40 हमें ये बताता है कि फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपसी करार के द्वारा या फिर आपसी एग्रीमेंट के द्वारा, कोई भी अगर वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो उसके माध्यम से वो फर्म को समाप्त कर सकते हैं या उसका विघटन कर सकते हैं। जो पार्टनरशिप होती है वो आपसी करार के द्वारा भी वो तय कर सकते हैं कि कब तक चलेगी, जो एक विशेष घटना के घटते ही फर्म समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एग्रीमेंट कर लिया पार्टनर्स ने आपस में कि हम इस फर्म को समाप्त करेंगे, तो मान लो किसी घटना पर अगर वो आधारित थी और उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, तो बाय एग्रीमेंट उस फर्म को का विघटन किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और ये एग्रीमेंट आपका बिल्कुल एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है अनिवार्य विघटन यानी कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब जो कंपलसरी होता है वो इसमें इसके दो तरीके दिए गए हैं। सेक्शन 41 हमें इस बारे में बताता है। पहला पॉइंट ये कहता है कि भागीदार के दिवालिया होने पर, मतलब अगर मान लो जो पार्टनर्स हैं, अगर वो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, मतलब दिवालिया घोषित हो जाते हैं, किसके, मतलब यहाँ पे भागीदार के दिवालिया होने पर, सिवाय एक के। ठीक, अगर कोई एक भागीदार दिवालिया नहीं है, बाकी सभी के सभी पार्टनर्स दिवालिया घोषित हो जाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो फर्म जो है आपकी विघटित हो जाएगी, क्योंकि केवल एक व्यक्ति तो उस फर्म को नहीं चला सकता। तो इसलिए यहाँ पे जो पहला प्रावधान है अनिवार्य विघटन में वो यही है कि अगर एक भागीदार के अलावा बाकी सभी के सभी दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो फिर, क्योंकि एक व्यक्ति उस फर्म को नहीं चला सकता, फर्म का विघटन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापार के अवैध घोषित होने पर। इसमें दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि अगर आप कोई बिजनेस है, जो फर्म जो बिजनेस कर रही है और वो बिजनेस ही अनलॉफुल हो जाए, मतलब कानून के विरुद्ध हो जाए, कोई ऐसा बिजनेस हो जो गैर कानूनी है, तो फर्म जो है वो अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर मान लो कोई फर्म है वो एक से ज़्यादा व्यापार चला रही है, एक से ज़्यादा बिजनेस कर रही है, उनमें से केवल एक ही व्यापार अवैध है, केवल एक ही अनलॉफुल है, बाकी सारे के सारे लॉफुल हैं, तब फर्म विघटित नहीं होगी, बल्कि वो जो इलीगल व्यापार किया जा रहा है या जो अनलॉफुल व्यापार किया जा रहा है उसके अलावा शेष जितने भी बिजनेस हैं या ट्रेड हैं वो चलते रहेंगे। तो यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन के दो आधार बताए गए हैं और बाय एग्रीमेंट हम समझ ही चुके हैं कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 42
जो हमें बताता है कुछ आकस्मिकताओं के घटने पर, यानी हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। अगर कुछ आकस्मिकताएं घट जाती हैं, अचानक से कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती है जिससे हमें फर्म को रोकना है या उसका व्यापार बिजनेस बंद करना है या उसका विघटन करना है। तो इसमें सबसे पहला है फर्म की निश्चित अवधि के अवसान पर। मतलब फर्म के लिए कोई ऐसा तय समय था, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम था और टर्म था, और वो टर्म ही अगर एक्सपायर हो गया, अगर वो टर्म ही एक्सपायर हो गया तो फिर उस टर्म के एक्सपायर होने पर क्या होगा, वो फर्म भी ख़त्म हो जाएगी, उसका विघटन हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य पूरा होने पर। अब जिस काम के लिए फर्म बनाई गई थी, अगर मान लो वो काम ही पूरा हो जाए तो फिर फर्म का विघटन हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनर की डेथ पर। अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये भी एक आधार है। तो फर्म के अगर किसी एक भागीदार की डेथ हो जाए तो ये भी एक आधार हो सकता है फर्म के डिसोल्यूशन का या उसके विघटन का। फर्म के भागीदार के दिवालिया होने पर, यहाँ पे भी इंसॉल्वेंसी का एक आधार दिया गया है, जिसके आधार पर अगर कोई भी ऐसी हैपनिंग होती है, जैसे कि ये 4 हैपनिंग है, तो उसमें से एक इंसॉल्वेंसी का भी आधार है, जिस आधार पर फर्म जो है वो डिसोल्यूट हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 43। सेक्शन नंबर 43 हमें बताता है इच्छाधीन भागीदारी में सूचना द्वारा समापन। अब इच्छाधीन भागीदारी क्या है, ये हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे। तो कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनकी विल पर बेस होती है कि कब तक इसको शुरू करना है, मतलब उसको जो है ना शुरू करने का और उसकी ड्यूरेशन जो है वो कोई फिक्स नहीं होती, पार्टनर्स की विल पर डिपेंड करती है कि वो इस पार्टनरशिप को कब तक के लिए चलाएंगे, क्या उसकी ड्यूरेशन होगी, कब उसको ख़त्म करेंगे। तो इच्छाधीन भागीदारी उसको बोलते हैं। अब इसको ख़त्म कैसे करेंगे इस वाली पार्टनरशिप को, ये तरीका बताया गया है सेक्शन नंबर 43 में। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, यानी कि जब कोई पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स की विल पर बेस करती है, तो एक रिटन नोटिस देकर एक पार्टनर के द्वारा दूसरे को जब रिटन नोटिस दे दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो रिटन नोटिस का है। और लिखित सूचना, एक भागीदार क्या करेगा, एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर्स को रिटन नोटिस देगा और नोटिस देने के बाद वो जो फर्म चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे रिटन नोटिस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है। और इस आधार पर पार्टनरशिप जो विल पर बेस थी, जो इच्छाधीन भागीदारी थी, वो समाप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 44 की, जो बताता है कि कोर्ट के द्वारा हम कैसे किसी फर्म को डिसोल्यूट कर सकते हैं या कैसे उसका विघटन कर सकते हैं। तो मान लो अगर कोई भी पार्टनर है और वो ये जो ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन नंबर 44 पर, तो इसमें जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं इनमें से किसी भी एक ग्राउंड पर अगर केस फाइल करता है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए, तो फिर कोर्ट के द्वारा फर्म का विघटन किया जा सकता है। अब कोर्ट के द्वारा कैसे किया जा सकता है, तो इनमें से एक एक करके हम इन ग्राउंड्स को समझेंगे। तो सबसे पहले है किसी भागीदार के पागल होने पर या उसके विकृत होने पर। तो अगर मान लो कोई पार्टनर है, वो पार्टनरशिप में मतलब दूसरों के साथ शामिल था, तो अगर मान लो वो पागल वगैरह हो जाता है, वो विकृत वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो भी कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या कोई मान लो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तरफ से, तो यहाँ पर वो कोर्ट में फर्म के विघटन के लिए दावा कर सकता है या केस फाइल कर सकता है। अब सेकंड पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो ये है कि भागीदार के स्थायी रूप से अयोग्य होने पर, अगर कोई पार्टनर परमानेंटली अयोग्य हो जाता है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए। अब परमानेंटली कैसे हो सकता है, परमानेंटली का मतलब कि अगर मान लो उसे कोई फिजिकली ऐसी कोई दिक्कत हो गई, जैसे वो विकलांग वगैरह हो गया है ना, अब वो चल नहीं पाएगा, या उसके कोई मतलब मान लो उसका हाथ वगैरह कट गया, या कुछ ऐसी बात हो गई जिससे कि वो अयोग्य हो गया, वो भी परमानेंटली, कि अब अपनी ड्यूटी को वो पूरा ही नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई हादसा या कुछ ऐसी चीज़ हो गई उसके साथ, तो फिर क्या होगा, इस आधार पर भी जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट के द्वारा फर्म को समाप्त किया जा सकता है या उसका डिसोल्यूशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है भागीदार के दुराचरण का दोषी होने पर। अब अगर मान लो कोई भागीदार किसी दुराचरण का दोषी हो जाता है, कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिससे फर्म का जो बिजनेस है या उसका जो भी व्यापार है उसे चलाने से फर्म को नुकसान होने की संभावना है, कि फर्म को नुकसान होगा, इससे इस बात की पॉसिबिलिटी है, तो जो दूसरे भागीदार हैं, जो दूसरे पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा भी केस फाइल करके कोर्ट के द्वारा फर्म का समापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी भागीदार के द्वारा भागीदारी करार को भंग करने पर। अब जो भी लोग पार्टनर्स बनते हैं किसी भी फर्म को चलाने के लिए, जिस नाम से वो बिजनेस करते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट के द्वारा ही शुरू करते हैं उस चीज़ को। तो अगर पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था
उस एग्रीमेंट में जो भी कुछ लिखा था, अगर उस एग्रीमेंट को भंग करके, उसको ब्रीच करके किसी पार्टनर ने कोई एक्ट किया है या उसकी शर्तों का पालन नहीं किया है या उसमें जो भी कुछ लिखा था उसको नहीं माना गया है, तो भी इस आधार पर कोर्ट के द्वारा फर्म का समापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी भागीदार के अंश के अंतरण, कुर्की या बिक्री पर। अगर पार्टनर का जो भी शेयर था उसकी पार्टनरशिप में, जो भी उसने पार्टनरशिप की है दूसरे लोगों के साथ फर्म में, और उसके वो जो शेयर था उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसी और को, या उसकी कुर्की कर दी गई है, या उसके जितने भी हित थे, उसके जितने भी इंटरेस्ट थे वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए गए, ठीक, या उनकी बिक्री कर दी गई, है ना, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर भी इस आधार पर फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है किसी भी भागीदार के द्वारा केस फाइल करने पर। हानिकारक कारोबार की दशा में, अगर फर्म का व्यापार लगातार चल रहा है, कैसे चल रहा है, लगातार चल रहा है, और मान लो उसे अचानक से घाटा हो रहा है, मतलब उसका बिजनेस तो चल रहा है फर्म का लेकिन घाटे में चल रहा है, और फ्यूचर में भी कुछ हानि होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि अब भविष्य में भी फर्म को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसको नुकसान ही नुकसान होगा, तो कोई भी भागीदार क्या करेगा, वाद दायर करके कोर्ट में फर्म का समापन करा देगा। या फिर कोई और अगर न्यायोचित आधार है, कोई भी ऐसा जस्टिफाई ऐसा ग्राउंड है जिस आधार पर फर्म को समापन कराया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, तो इनमें से ये सारे के सारे जो ग्राउंड हैं ये सेक्शन नंबर 44 में दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आप कोर्ट से अगर फर्म का विघटन कराना चाहते हो तो इनमें से कोई भी एक ग्राउंड लिया जा सकता है। अब यहाँ पर हमने जितने भी ग्राउंड्स पढ़े हैं इन पर एक अलग से मतलब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के पेपर में आता है मोस्टली जो पार्टनरशिप होता है, तो इसमें या तो बाय कोर्ट के द्वारा भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूरा ही एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिसोल्यूशन कैसे होता है फर्म का, तो आपको ये सारे तरीके लिखने होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।